तो भैया अपनी लास्ट टॉपिक यहाँ तक खत्म हो गया था। शेड्यूल 1 करके जिसमें परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल वाला था कि हम एसेट को कैसे करते हैं ट्रांसफर। तो कैसे जीएसटी एक्ट्रैक्ट होता है यहाँ तक अपना खत्म हो गया था। अब बात करते हैं क्या सप्लाई अंडर जीएसटी में पहला क्या रूल आता है कि मैंने बताया था बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डाइजनेट पर्सन। रिलेटेड पर्सन में और डाइजनेट पर्सन में फर्क क्या है, ये पार्ट टू बताता है शेड्यूल 1 का। क्या बोलता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिजिनेट पर्सन as स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। कौन इनको स्पेसिफाई करता है? सेक्शन 25 करता है। विल क्वालिफाई as सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन प्रोवाइड इट मेड इट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। उसमें कंसिडरेशन ना भी हो, सामान का मतलब कुछ भी ना मिले, तब भी वो किसके पर्पस होना चाहिए? बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, तब भी वो सप्लाई माना जाएगा, चाहे डेजिग्नेट पर्सन हो चाहे रिलेटेड पर्सन हो। तो वहां पे बता रखा है लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ रिलेटेड पर्सन और डेजिग्नेट पर्सन होते कौन है, वो आपको लो बताता है। कौन? सेक्शन 15 बताता है। क्या बताता है आइए देखते हैं। A person who is under influence relation person, a person who is under influence of any other person is called a रिलेटेड पर्सन लाइक मेंबर ऑफ द सेम फैमिली मेंबर होना चाहिए, या सब्सिडरी ऑफ अ ग्रुप कंपनी होनी चाहिए, कोई कंपनी होनी चाहिए, या जीएसटी लॉ के अनुसार वेरियस कैटेगरी के रिलेटेड पर्सन होने चाहिए। हैव बीन स्पेसिफाइड द टर्म रिलेशन पर्सन हैज बीन डिफाइंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 15 द सेड डेफिनेशन हैज बीन रिपीटेड बाय वे ऑफ अ डायग्राम फॉलो। इसके अंदर बता रखा है कि कौन कौन कैटेगरी में हमारा जो इंक्लूड किया हुआ है लीगल पर्सन डीम्ड माना गया है। ऑटोमेटिक वो डीम्ड मतलब कि ये रहेंगे ही रहेंगे। कौन कौन से पर्सन आता है रिलेटेड पर्सन में, वो देख लो। सबसे पहले क्या बोला है? सच पर्सन आर ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ एनी अदर बिजनेस। कोई भी कंपनी का डायरेक्टर हो, ठीक है, वो रिलेशन पर्सन में माना जाएगा। अगर उसको आप कंपनी के गुड्स देते हो और वो डायरेक्टर कंपनी के गुड्स के बदले ना पैसा दे रहा है ना कोई सामान दे रहा है, तब भी कंसिडरेशन माना जाएगा। बेशक से वो विदाउट कंसिडरेशन हो और इस पे जीएसटी अट्रैक्ट होगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि वो सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर। मैंने आपको पार्टनरशिप फर्म समझा रखा था। उसमें जब दो आदमी मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करता है, अगर वो बिजनेस का सामान लेता है बेशक से विदाउट कंसिडरेशन हो और उसमें सामान के बदले कुछ सामान नहीं मिल रहा हो या पैसा नहीं मिल रहा हो, तब भी उसको जीएसटी अट्रैक्ट होगा। फिर उसके बाद क्या आता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। कंपनी में एम्प्लॉयर कौन होता है? कंपनी वाला। एम्प्लॉय कौन होता है? जो लेबर होते हैं। अगर कंपनी का मालिक दिवाली के दिन में कंपनी का कोई माल उठा के गिफ्ट के तौर पे देता है, मान लो इलेक्ट्रॉनिक का उसका दुकान है, हर एक एम्प्लॉय को एक एक, किसी को फ्रिज दे रहा है, किसी को प्रेस मशीन दे रहा है, किसी को टीवी दे रहा है, किसी को स्पीकर दे रहा है, यानी कंपनी का गुड्स उठा के दे रहा है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप बताता है। अगर वो अपने सामान दे रहा है तो उस पर जीएसटी अट्रैक्ट होगा, और वो जीएसटी कौन भरेगा? बिजनेस का ओनर भरेगा। फिर उसके बाद क्या कहता है? थर्ड पर्सन कंट्रोल ऑन्स होल्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वोटिंग स्टॉक और शेयर ऑफ वोट ऑफ टर्म्स। मान लो कंपनी का आपका ओनर है, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है और उसका स्टॉक लेके उसका ओनर बना हुआ है, कितना? 25% बना हुआ है, ग्रेटर देन 25% से ज्यादा है शेयर मार्केट में ओनर, तो उसका भी जीएसटी अट्रैक्ट होगा। फिर उसके बाद क्या कहता है? वन ऑफ देम कंट्रोल डायरेक्ट या इनडायरेक्टली द अदर। ऐसी इंट्राडे की बात आ जाए, अगर 25% से ज्यादा ओनर, बिजनेस का ओनर उस पर इंटरफेयर करता है, ओनरशिप बना हुआ है। एक होता है जो बड़ी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, आपने सुना होगा, वो कंपनी का शेयर इशू करता है। आप उसका शेयर खरीदते हो, उसका अधिकार पा जाते हो कंपनी का। कंपनी का उसके एसेट पे अधिकार नहीं होता है, उसके कंपनी के नाम पे जो आप उसका सामान खरीदो उस पर सिर्फ अधिकार होता है, ना कि पूरी कंपनी पे आप उसका होल्डर। इसलिए क्या बनता है? वो आप शेयर होल्डर बस बनते हो, बोले तो अंश का अधिकार बनते हो बस, पूरी कंपनी का मालिक नहीं बनते हो। तो उस पर भी जीएसटी अट्रैक्ट होगा। फिर क्या कहता है? सच पर्सन टूगेदर कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली या थर्ड पर्सन। आप किसी थर्ड पर्सन को भी सामान देते हो
थर्ड पर्सन कैसे, रिलेटिव में कोई भी आज गिफ्ट दे रहे हो, गिफ्ट के तौर पे कोई सामान दे रहे हो कंपनी का, तो उसमें जीएसटी अट्रैक्ट होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, सच पर्सन आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली मेंबर, बिजनेस का मालिक हो या उसका घर का परिवार हो, अगर बिजनेस की संपत्ति लेता है या बिजनेस का कोई सामान लेता है अपने यूज के लिए, तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा। फिर क्या कहता है, वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर कंसिडरेशन ऑफ द अदर, कंपनी का कोई एजेंट हो, आपने देखा होगा कंपनी अपने कमीशन पे भी काम करती है, तू मेरा प्रोडक्ट बेचवा, एडवर्टाइजमेंट कर, एजेंट भी रखती है कि घर घर जा मेरे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर और मेरा सामान बिकवा। अगर वो भी अगर कंपनी का कोई सामान लेता है या एसेट लेता है तो उस पर भी जीएसटी अट्रैक्ट होगा। बेशक से इसमें क्या ना हो, विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों ना हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है अगर विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों ना हो, अगर ये पर्सन कंपनी के गुड्स या एसेट में इंटरफेयर करते हैं तो जीएसटी अट्रैक्ट होगा। ये अभी किसका बात कर रहा था, आपका रिलेटेड पर्सन का सिर्फ बात कर रहा है कि ये कंपनी के रिलेटेड पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि डेजिग्नेट पर्सन क्या होता है, मैंने आपको बता रखा था, इसको दोबारा ओवरव्यू दे देता हूं। मान लो कोई राम था, हरियाणा में जीएसटी नंबर ले रखा था और उसके अदर स्टेट में भी बिजनेस चल रहा था, दिल्ली में, यूपी में, ठीक है, गोवा में, ऐसे अदर अदर स्टेट में उसको बिजनेस चल रहा था। तो आपको जीएसटी का रूल क्या कहता है कि भाई अगर अदर स्टेट में अगर आप बिजनेस करते हो और आपने किसी एक स्टेट में जीएसटी नंबर ले रखा है तो उस अदर स्टेट का भी जीएसटी नंबर लेना होगा, बेशक से आपका टर्नओवर लिमिट क्रॉस ना हुआ हो। जीएसटी का रूल ये कहता था। तो एक पर्सन के पास अलग अलग बिजनेस है अदर अदर स्टेट में और अलग अलग जीएसटी नंबर भी है, तो वो हमारा क्या बन जाता था, डेजिग्नेट पर्सन। क्यों बन जाता था, क्योंकि सभी अदर बिजनेस का वो प्रॉफिट एक में ही इंक्लूड कर देता है। ठीक है, तो इसको कौन डिफाइन करता है, सेक्शन 25 क्या कहता है कि बिफोर वी गो थ्रू द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ डेजिग्नेट पर्सन, लेट अस फर्स्ट हैव ऑन ओवरव्यू ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोविजन। किसका बात करता है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन प्रोविजन का बात करता है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डेजिग्नेट पर्सन क्या कहता है, अंडर जीएसटी लॉ, कानून के अंदर क्या कहता है, जीएसटी का सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। इसने खुद ही बोल दिया बाद में कि जीएसटी का कानून क्या कहता है, अगर कोई सप्लायर है, सप्लायर कौन, जो सेल करता है, अगर उसका रिक्वायर्ड है कि स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेने का, ही हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इज एवरी स्टेट। तो क्या कहता है, अगर कोई सप्लायर है अगर वो हर स्टेट में जीएसटी नंबर लेता है, मैंने यूटी भी बता रखा है, अगर यूनियन टेरेटरी में भी अपने जीएसटी नंबर ले रखा है तो क्या बन जाता है, मेक अ टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइडेड एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट। बेशक से उसका टर्नओवर लिमिट क्रॉस हुआ हो या स्पेसिफाइड मतलब उसका अभी टर्नओवर लिमिट क्रॉस नहीं हुआ हो, तब भी उसका नोट रिक्वायर्ड ऑफ्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर वो सिंगल स्टेट में है और उसका थ्रेशोल्ड लिमिट जो जीएसटी का रूल है, अगर उसका 40 लाख से अबव क्रॉस नहीं हुआ तो जीएसटी नंबर लेने की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर सकता है, बिना जीएसटी रेट वाला सप्लाई कर सकता है। पर सिंस रजिस्ट्रेशन इज द जीएसटी इन बेस, मैंने बोला था जीएसटी नंबर कैसे होता है, पेन बेस होता है। वंस द सप्लायर इज लायबल टू रजिस्ट्रेशन ही हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इज each of the state is the which of the operate and make a taxable supply under same pen. Further, he is normally required to obtain single registration in state. अगर उस पर्सन ने पेन के बिहाफ पे एक सिंगल स्टेट में अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है और अदर स्टेट में भी अगर वो सप्लाई करता है, अदर स्टेट में भी अगर उसका बिजनेस है तो मैंडेटरी हो जाएगा कि उसका अदर स्टेट का भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या कहता है, हाउएवर where he has multiple place of the business, टैक्स पेयर का अगर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, अदर स्टेट में बिजनेस है, तो ही कैन गेट सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर सेड स्टेट। ही में ऑल्सो सेपरेट रजिस्ट्रेशन एनी प्लेस बिजनेस इज द स्टेट। अगर वो एक सिंगल पर्सन है, किसी एक स्पेसिफिक हरियाणा में जीएसटी नंबर ले रखा है और उसका दिल्ली, गुड़गांव, चेन्नई में अगर उसका बिजनेस है तो उसको भी वहां का भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा।
तो फिर क्या कहता है, द स्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद इन द सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट कंसिडरेशन एज द डेजिग्नेट पर्सन। यहाँ लास्ट में क्या डेफिनेशन कह रखा है कि ऐसा कोई पर्सन है जिसका स्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है बिजनेस, और उसका सेम स्टेट में भी चल रहा है और अदर मतलब डिफरेंट स्टेट में भी चल रहा है, तो उसको कंसिडरेशन हम क्या कहते हैं, डेजिग्नेट पर्सन कहते हैं। ठीक है, अगर एक पहला एक नॉर्मल पर्सन होता है, सिंगल स्टेट में काम करता है, तो सिंगल स्टेट में करता है तो नॉर्मली वो टैक्स पेयर के नाम से जाना जाता है। और उसके अदर स्टेट में भी बिजनेस चल रहा है और सिंगल स्टेट में जीएसटी नंबर ले लिया है, तो अदर स्टेट में बेशक से लिमिट क्रॉस नहीं हुआ हो। कंक्लूजन इसका क्या कहता है, अगर अदर स्टेट में भी जीएसटी नंबर नहीं ले रखा और उसका काम चल रहा है, टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ, 40 लाख का टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ हो, और वो अदर स्टेट में भी काम करता है, उसके पास पहले से एक स्टेट में जीएसटी नंबर है, तो अदर स्टेट में भी स्टेट वाइज जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, डेजिग्नेट पर्सन, की एक पर्सन के पास अदर स्टेट का जीएसटी नंबर है। ठीक है, अब बात क्या करता है आगे कि सप्लाई अंडर जीएसटी में एग्जांपल देके बता रखा है कि डेजिग्नेट पर्सन कैसा बंदा है। मान लो एग्जांपल मोहन चार्टर्ड अकाउंटेंट, मोहन कौन, एक सीए है और एक रजिस्ट्रेशन ले रखा है, हेड ऑफिस उसका कहाँ है, एक दिल्ली में है। फिर ही हैड आल्सो ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल रिस्पेक्ट ऑफ न्यूली ओपन अ ब्रांच ऑफिस। पहले उसका ब्रांच कहाँ था, एक ऑफिस दिल्ली में था और उसने दोबारा एक न्यूली नया ऑफिस ओपन कर रखा है, किसमें, बंगाल में। फिर उसके बाद मोहन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी सेम एज पेन वेस्ट बंगाल, उसने एक जीएसटी नंबर ले लिया, उसका बंगाल में एक ऑफिस था, उसने उस ऑफिस के बिहाफ पे अपने एक जीएसटी नंबर ले लिया, तो दिल्ली में ट्रेडेड एज डेजिग्नेट पर्सन, दिल्ली में भी उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, तो उससे क्या बन जाएगा, डेजिग्नेट पर्सन। पहले वो दिल्ली में था तो टैक्स पेयर था, और उसने अपना एक और ब्रांच खोल लिया वेस्ट बंगाल में, तो वहां भी उसने जीएसटी नंबर ले लिया है, तो हरियाणा में भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो वही लिखा है कि एक उसका ब्रांच कहाँ है, दिल्ली में, रजिस्टर्ड है जीएसटी में, और दूसरा भी ब्रांच कहाँ है उसका, वेस्ट बंगाल में, तो इस तरह वो क्या बन जाएगा, डेजिग्नेट पर्सन बन जाएगा। ठीक है, अगर सिंगल जीएसटी नंबर है और सेम स्टेट में सप्लाई कर रहा है तो कोई उस पर डेजिग्नेट पर्सन का रूल नहीं आता है। अगर अदर स्टेट में सप्लाई कर रहा है, अदर स्टेट में उसका बिजनेस चल रहा है, तो स्टेट वाइज जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। और एक पर्सन के पास बहुत सारे जीएसटी नंबर है, जैसे 4-5 जीएसटी नंबर है अदर अदर स्टेट के, तो डेजिग्नेट पर्सन बन जाता है। ठीक है, अब क्या कहता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। मैंने बताया था, एग्जांपल पढ़ लेना। अगर कोई एम्प्लॉयर मतलब कौन, कंपनी वाला, एम्प्लॉय कौन, जो उसमें बढ़कर काम करते हैं, अगर वो गिफ्ट देता है तो उस पर जीएसटी अट्रैक्ट होगा, आप डेफिनेशन पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ऐसे प्रिंसिपल ऑफ एजेंट क्या कहता है, शेड्यूल 1, कि ऐसा कोई सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, प्रिंसिपल कौन, प्रिंसिपल किसे कहते हैं, बिजनेस में ऐसा कोई एजेंट है को जो विदाउट कंसिडरेशन है और सप्लाई करता है गुड्स का बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल कंसिडरेशन, मतलब बिजनेस के बिहाफ पे अगर वो गुड्स को बेचता है, सप्लाई करता है और उसने कुछ गुड्स ले लिया है, तो उसको बेशक से विदाउट कंसिडरेशन हो, सामान के बदले कुछ पैसा या सामान नहीं दे रहा हो, तब भी उसमें जीएसटी अट्रैक्ट होगा। तो एजेंट के लिए भी वही बात कह रखा है। मेन पॉइंट क्या कह रखा है, ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस द कवर्ड हियर। बेशक से कंपनी का एजेंट सप्लाई कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, उस पर जीएसटी अट्रैक्ट होगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन इज आल्सो सप्लाई। बिजनेस में अगर आपने एजेंट रख रखा है, अगर वो गुड्स की सप्लाई करता है, बेशक से गिफ्ट के तौर पे दे रहा हो, सैंपल के, आप देखोगे कंपनी का एजेंट एडवर्टाइजमेंट के लिए सैंपल के लिए गुड्स ले जाते हैं, कंपनी का उठा के ले जाते हैं, वो क्या कहते हैं, भाई गुड्स आप देखने थोड़ा ना जा रहे हो, कोई सैंपल में दे रहा है कि घर लेके जा रहा है, तब भी उस पर जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, तो वही पॉइंट दे रखा है। फिर क्या दे रखा है तीसरे में, वेयर द इनवॉइस फॉर द फर्दर सप्लाई इशू बाय द एजेंट इज द नेम देन एंड एनी प्रोविजन गुड फॉर द प्रिंसिपल टू द एजेंट वुड फॉल विद इन द फोल्ड ऑफ द पारा 3 अबव। इसका कहने का मतलब क्या है तीसरे में,
कि जो बिजनेस का एजेंट था वो क्या कर रहा है कि कंपनी के बिहाफ पे, यहाँ पे लिखा भी है, कहाँ पे, इशू बाय द एजेंट इज द ही इन हैज नेम देम, कंपनी के बिहाफ पे अगर वो अपना इनवॉइस जारी करता है, मान लो कोई कस्टमर है, कंपनी के, आपने एजेंट क्यों रखा कि कंपनी के बिहाफ पे माल को सेल करे, तो एजेंट क्या करता है कि अपने नाम पे एक और जीएसटी नंबर ले लेता है। कंपनी का जीएसटी नंबर तो ऑलरेडी है, पर एजेंट भी अपने नाम पे जीएसटी नंबर ले लिया है। तो फिर क्या होता है कि एजेंट जब भी कंपनी का माल सेल करता है वो कंपनी के नाम पे बिल नहीं बनाता है। बिल किसके नाम पे बनाता है? अपने नाम पे बिल बनाता है और कंपनी का गुड सप्लाई करता है। तो एक बात मान लो, क्या एजेंट के पास पहले से सामान रखा था क्या? नहीं, वो तो अपने, जिसका एजेंट है उस कंपनी का माल ला के बेच रहा है, पर बिल किसके नाम पे बना रहा है? अपने नाम पे बना रहा है एजेंट फूड, तो तब भी उस पर जीएसटी अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब बात करता है हाउ एवर वेयर द इनवॉइस इज द इशू बाय द एजेंट। यहाँ बता रखा है कि एजेंट ने अपने नाम पे बिल बनाया है और कस्टमर को इशू कर रहा है द नेम ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस, पर एड्रेस कहाँ रखा है? उस कंपनी का नाम का रखा है एड्रेस। और सच एजेंट सोल नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ द पारा 3 ऑफ, बेशक से एजेंट ने अपने नाम पे बिल काटा हो, कंपनी का एड्रेस वहां का मेंशन कर रखा हो, क्योंकि आप जब ईबे बिल बनाओगे ना तो वहां पे दिखता है बिल टू किसके नाम पे बिल कट रहा है, उस पार्टी के नाम पे। पर डिस्पैच भी आता है, आपने देखा होगा, बिल पे जो काम करता होगा उस पे डिस्पैच भी लिखा होता है कि माल कहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो डिस्पैच पे वो क्या कर रहा है? एजेंट उस कंपनी का एड्रेस दे दे रहा है पर नाम अपने बिल पे रख रहा है, तो माल जहां से डिस्पैच होता है वहां का जीएसटी अट्रैक्ट होगा, बेशक से एजेंट अपने नाम पे बिल काटा हो। ठीक है, अब क्या कहता है इंपॉर्टेंट, क्या कहता है सर्विस के केस में, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन रिलेटेड पर्सन ऑफ द हैज एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। यानी आप ऐसा सर्विस ले रहे हो कि आउटसाइड इंडिया मतलब फॉरेन कंट्री से आप सर्विस ले रहे हो, इंपोर्ट करवा रहे हो, सर्विस ले रहे हो अदर कंट्री से, तो बेशक से विदाउट कंसिडरेशन है उस पर जीएसटी चार्ज होगा, क्योंकि वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्दर ऑफ द बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सर्विस बाहर से ले रहे हो फॉरेन कंट्री से, तो क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। मैंने आपको ऊपर नोट भी लिख करवा रखा था कि अगर वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो, बेशक से वो बिजनेस पर्पज के लिए हो चाहे पर्सनल यूज के लिए हो, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो इस पर जीएसटी अट्रैक्ट होगा। पर यहाँ पर भी मेंशन क्या कर रखा है कि वो सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए हो, आप बाहर से सर्विस इंपोर्ट करवा रहे हो तो वो सप्लाई आपका माना जाएगा और आपको खुद अपने जीएसटी उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो वही दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, आप पढ़ लेना। फिर आगे क्या कह रखा है कि सप्लाई, यहाँ हमें बता रखा है कि सर्विस के केस पे कब कंसीडरेशन होता था, कब जीएसटी का सप्लाई माना जाएगा, और कब कंसीडरेशन नहीं होता था कैसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो पहले क्या आता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब कुछ ना कुछ मिले हमें, तो क्या कहता है? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस और नोट, बेशक से वो बिजनेस के पर्पज से हो या ना हो, भाई उसको हम सप्लाई मान लेंगे क्योंकि वो कंसीडरेशन हो रहा है। अब क्या कहते हैं? विदाउट कंसीडरेशन, जैसे रिलेटेड पर्सन हो गया, डेजिग्नेट पर्सन हो गया, अगर वो बिजनेस के पर्पज से है तब तो सप्लाई मानेंगे, पर अदर केस है तो सप्लाई नहीं मानेंगे। अदर केस मतलब पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, आगे क्या कहता है भाई? यहाँ एक्टिविटी बता रखा है कि ट्रांजैक्शन, इस गतिविधि का आप ट्रांजैक्शन करोगे तो उसे हम ट्रेडेड सप्लाई मान लेंगे, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। तो वो सारा ट्रांजैक्शन बता रखा है कि कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन करोगे तो जीएसटी चार्ज होगा, ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन नहीं करोगे तो उसमें जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्या लिखा है? एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, शिवाजी सेल रेडीमेड गारमेंट्स ऑफ इट्स कस्टमर। यानी ऐसा टाइटल ऑफ गुड्स, मान लो ऐसा कोई बिजनेस आपका ब्रांड है मार्केट में और उस ब्रांड के नाम से आप कपड़े की सेल कर रहे हो, है ना, तो आपका क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा, इसको आपको जीएसटी देना पड़ेगा। दूसरा क्या कहता है? एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, उस सामान पे आपका अधिकार है। फिर
अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ द टाइटल, बेशक से उस पर ट्रांसफर नहीं हो रहा हो पर उस सामान पे आपका अधिकार है ना, और सामान पे जब अधिकार है, जब आप ट्रांसफर ही कर रहे हो तो उसमें बेशक से टाइटल का मतलब नाम का ट्रांसफर नहीं करो, इस बार क्या कर रहे हो, सामान का ट्रांसफर करो, खुद ही कर रहे हो। ऊपर वाले केस में क्या बोला कि कोई थर्ड पर्सन आपका नाम का यूज करके गार्डन की सप्लाई कर रहा है, सेल कर रहा है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। पर नीचे वाले केस में क्या कर रखा है कि उस सामान पे आपका अधिकार है, आप खुद उस सामान को बेच रहे हो, बेशक से टाइटल मतलब नाम लेके नहीं बेच रहे हो, सामान का अधिकार, आप सामान बेच रहे हो, तो उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। कैसे माना जाएगा, जीनियस इक्विपमेंट लिमिटेड गिव्स अ मशीनरी, मशीन है उसका खुद का है, किसका है, जीनियस इक्विपमेंट का है, पर वो क्या दे रखा है, सुहासी मैन्युफैक्चर को रेंट पे दे रखा है। अधिकार किसका भाई, जीनियस प्राइवेट लिमिटेड का, पर सुहासी मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है, उसको रेंट पे दे रखा है मशीनरी यूज करने के लिए, तो क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। आप रेंट ले रहे हो मशीन के बदले में, तो आप क्या कर रहे हो, सर्विसिंग दे के तो रेंट ले रहे हो ना, उसको कोई सामान थोड़ी ना बेच रहे हो, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कहता है, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट, ऐसा कोई आप ट्रांसफर कर रहे हो गुड्स का जिसका एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो, तो विच स्टुपुलेट दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स सोल्ड पास एट अ फ्यूचर डेट ओपन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्रीड, क्या कह रहा है, थ्रू कैपिटल है, सप्लाई ऑफ गुड्स हायर परचेज बेसिस ऑफ कस्टमर, इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि भाई जो भी मैं फ्यूचर डेट में कोई भी सामान को सेल या परचेज करूंगा, वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा, और उसमें जीएसटी अट्रैक्ट होगा, चाहे वो लैंड हो चाहे बिल्डिंग हो। आप देखते होगे लैंड और बिल्डिंग भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही बिकता है। हाँ भाई, तू इतने की ईएमआई बना दे, मैं तेरे और अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि हर मंथली में तेरे को इतना ईएमआई दूंगा, ठीक है, तो वो भी हमारे क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ठीक है। अब क्या आता है, एनी लीज टेंडेंसी इसमेंट लाइसेंस ऑफ ऑक्यूपी लैंड, आप देखते होगे कि आप कोई बिल्डिंग लेते हो या घर लेते हो, है ना, तो लीज पे लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेते हो कि मैं इतने साल रहूंगा, और हर मंथ में आप उसको पे करते हो, तो क्या कहता है भैया, तो वो भी आपका सप्लाई ऑफ सर्विस है। मान लो आप लीज पे ले रहे हो, एक बिल्डिंग ले रहे हो, आप कंपनी स्टार्टअप कर रहे हो, तो कंपनी आप रेंट पे ले रहे हो यानी लीज पे ले रहे हो, तो आप उसको जिस पर्सन से आपने लीज पे लिया है तो उसको आप हर मंथली रेंट दोगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, आपको सर्विस दे रहा है, आपको रहने का घर दे रहा है, सर्विस दे रहा है, और रहने के वजह से आपके आपसे क्या ले रहा है, हर महीने रेंट ले रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सप्लाई सर्विस सामने वाले पर्सन के लिए। अब क्या आ रहा है, एनी लीज ऑफ लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल रेजिडेंट कॉम्प्लेक्स, यानी कॉमर्शियल मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए बिल्डिंग दे रहे हो, खुद के रहने के लिए बिल्डिंग दे रहे हो, या इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बिल्डिंग दे रहे हो, या रेजिडेंटल कॉम्प्लेक्स जिसमें आप खुद रहते हो, यहाँ देखते हो रेजिडेंटल कॉम्प्लेक्स बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के दे देते हैं, जैसे इंद्रप्रस्थ आईपी कॉलोनी अपनी। फिर बिजनेस के लिए दे रहे हो या कॉमर्स के लिए दे रहे हो, यानी आप खुद के रहने के लिए दे रहे हो, उस पर्सन को रहने के लिए दे रहे हो, या बिजनेस पर्पस के लिए दे रहे हो। भाई होली ऑफ पार्टली, होली ऑफ पार्टली का मतलब कि जिस पर्सन को आपने रेंट पे दे रखा है बिल्डिंग, आधे में वो बिजनेस करता है और आधे में वो खुद रहता है, तो आप क्या दे रहे हो, सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे हो, तो तब भी उस पे जीएसटी अट्रैक्ट होगा। क्या कहता है, अ शॉप लेट आउट इन अ बिजी मार्केट एरिया, आपने एक शॉप दिया है, उसको किराए पे दे रखा है, मार्केट एरिया में दे रखा है, तब भी वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। पांचवे में क्या कहता है कि चाहे उसको रहने के लिए दे रहे हो चाहे बिजनेस पर्पस के लिए काम करने के दे रहे हो, ठीक है, और उससे आपको रेंट आता है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, उस पर भी आप जीएसटी अट्रैक्ट होगा। ठीक है। अब क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच अप्लाई एनी अदर पर्सन गुड्स, एनी और पर्सन गुड्स, आइए देखते हैं क्या कहता है। दामनी डाइनिंग हाउस है, डाइस द क्लाउड गिवन बाय शुभम टेक्सटाइल लिमिटेड ऑन जॉब वर्क बेसिस, मैंने आपको जॉब वर्क पढ़ा रखा है, कोई भी सामान आप जॉब वर्क के लिए देते हो तो उस पर आपको मैंने जीएसटी चार्ज करना सिखाया है, पेमेंट कैसे रिसीव करते हो वो सिखाया है,
तो ऐसा भी आप सर्विस देते हो, एक तरह के क्या होता है सर्विस, क्योंकि आप किसी के गुड्स पे काम करके उसको दोबारा रिटर्न कर देते हो, ना कि सेल करते हो, तो आपका जॉब वर्ड क्या हो जाता है, सर्विस हो जाता है। तो इस पे भी जीएसटी अट्रैक्ट होता है। तो ये आपका लिस्ट है, अगर ये चीज आप करते हो तो इस पे जीएसटी अट्रैक्ट होगा। अब बात क्या करते हैं, सप्लाई अंडर जीएसटी, सप्लाई लेवी टू जीएसटी, जैसे मान लो फॉर अ सप्लाई अटैक जीएसटी प्रीमियरली टू एडिशनल कंडीशन नीड टू सेटिस्फाइड। जो टैक्सेबल पर्सन होते हैं, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं, उनके लिए क्या क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। पहला कंडीशन क्या दे रहा है, क्या सप्लाई टू अटैक जीएसटी शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, अ सप्लाई ट्रैक्टिंग जीएसटी कैन बी मेड टू अ नॉन टैक्सेबल पर्सन आल्सो। अगर कोई पर्सन ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया, चाहे वो गुड्स दे चाहे सर्विस दे, उसको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, और वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा है तब भी उसको बिल बना के देना पड़ेगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई ये होता है कि जो जीएसटी के अंदर कवर नहीं हो, ना उस पर गुड्स पे अभी जीएसटी चार्ज होता है, ना सर्विस पे लगता है, तब भी उसको बिल बना के देना पड़ेगा। फिर क्या कहता है, taxable person is only on the supplier whereas the recipient can be either taxable or non taxable। क्या कहता है नीचे देखो, मीनिंग क्या कहता है, टैक्सेबल पर्सन, अ पर्सन टैक्सेबल इज अ हु इज द रजिस्टर्ड हो और लाइबल टू बा रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 और 24। एक टैक्सेबल पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो लाइबल जीएसटी का कलेक्ट करने को, पेमेंट देने के लिए, वही सारी बात यहाँ पे लिखा हुआ है। बेशक तो वो ऐसा गुड्स एंड सर्विस दे रहा है जिसपे जीएसटी चार्ज होता है, उसका भी बिल बना के देगा, और ऐसा भी गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करता है जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं, तब भी वो बिल बना के देगा। ठीक है, अब क्या कहता है टैक्सेबल सप्लाई का दूसरा रूल, फॉर अ सप्लाई टू अट्रैक्ट जीएसटी द सप्लाई मस्ट बी टैक्सेबल। टैक्सेबल सप्लाई हैज बीन ब्रॉडली डिफाइंड एज अ मींस ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ लेविड टैक्स अंडर जीएसटी सेक्शन 2 सबसेक्शन 108। इसका कहने का मतलब है, बेशक से वही सेम बात है, दोबारा दोहरा रहा है कि भैया कुछ भी सप्लाई कर दो, आपको जीएसटी चार्ज करना ही करना है, वही सारा दे रखा है, चाहे वो होली एग्जेम्प्ट टैक्स क्यों ना हो। मैंने एग्जेम्प्ट पढ़ा रखा, आप जब जीएसटी बिल मैंने बनवा रहा था उसमें आपको बता रखा है एग्जेम्प्ट क्या होता है, नील रेटेड क्या होता है, टैक्सेबल क्या होता है, मैंने बताया था। जब चूज करते थे टाइप्स ऑफ लायबिलिटी में, गुड्स एंड सर्विस में, हम जब टैक्सेबल जीएसटी रेट डालते थे स्टॉक आइटम में, तो वही कह रहा भैया चाहे टैक्सेबल हो चाहे नॉन टैक्सेबल हो चाहे एग्जेम्प्ट ही क्यों ना हो, आपको बिल बना के भैया देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई सेक्शन 8। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या कहता है, मैंने आपको मल्टीपल जीएसटी रेट वाला इनवॉइस बनाया था। बेशक से आप 5%, 18%, 12%, 28% वाला ही क्यों ना रेट का आप एक साथ सप्लाई कर रहे हो सामान का, उस पर भी जीएसटी अट्रैक्ट होगा, अलग अलग जीएसटी रेट चार्ज होके, तो वही कंपोजिट और मिक्स सप्लाई सेक्शन 8 कहता है, उस पर भी आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, आप पढ़ लेना। उसके बाद क्या कहते हैं कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, अब ये बात करते हैं। कंपोजिट सप्लाई मींस सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ रिसिपिएंट। टैक्सेबल पर्सन क्या करता है, अलग अलग जीएसटी रेट का चार्जेस करता है, किसके लिए, रिसिपिएंट कौन होता है, अपना बायर होता है। क्या कहता है, कंप्राइज टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। वही कह रहा भैया, अगर मल्टीपल जीएसटी रेट है, मल्टीपल गुड्स रेट है, अलग अलग जीएसटी रेट चार्ज होता है, तो उसे हम क्या मान लेते हैं भैया, कॉम्बिनेशन मान लेते हैं। फिर विच आर नेचुरली बंडल एंड सप्लाई इन कंजक्शन विथ ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। आप देखते हो कि जब आप गुड्स का सप्लाई करते हो, किसी किसी गुड्स में पीस आ जाता है, किसी किसी गुड्स में केजी आ जाता है ना, किसी किसी पीस में यूनिट में डजन आ जाता है। तो ऐसे मल्टीपल यूनिट वाले भी आप गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई करते हो, तो वो क्या माना जाता है, कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। फिर क्या कहता है, वन ऑफ विच इज द प्रिंसिपल प्लेस। आपका सप्लाई कहां से होना चाहिए, प्रिंसिपल प्लेस से होना चाहिए, जहां आपका बिजनेस हो वहीं से आपका बिल कटना चाहिए। ठीक है, तो जीएसटी में कंपोजिट सप्लाई के लिए तीनों रूल फॉलो होना चाहिए। मैंने आपको मल्टीपल जीएसटी रेट बना के दिखाया था कि कैसे मल्टीपल जीएसटी रेट का
बिल इशू करते हैं। तो वही इसमें बता रखा है कंपोजिट सप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, फिर वही बता रखा है कि भाई कंपोजिट सप्लाई का कंप्रेसिंग और टू मोर सप्लाई मतलब टैक्स कैसे लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। मैंने आपको लाइबिलिटी क्रिएट करके बताया था। यहाँ देखो क्या लिखा है, सोल मी क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ द मेन सप्लाई सोल विद टैक्स चार्जेस जीएसटी रेट एप्लीकेबल मेन सप्लाई। अलग अलग जीएसटी रेट का आप गुड्स सप्लाई करते हो तो अलग अलग क्या बोल रहा है, कैटेगरी वाइज बनाना पड़ेगा आपको। जब भी आप सप्लाई कर रहे हो तो उसमें टैक्स जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा कैटेगरी वाइज। 5% का है तो 5% का अलग जीएसटी रेट दिखाओ, 12% का है तो 12% का अलग जीएसटी रेट दिखाओ, 18% का है तो 18% का अलग जीएसटी रेट दिखाओ। मल्टीपल जीएसटी रेट इसलिए मैंने इनवॉइस आपको करवा रखा है। आई होप आपको याद हो, है ना। वही नीचे दे रखा है, मिक्स सप्लाई वही सेम चीज बताता है। कंपोजिट हो चाहे मिक्स हो, दोनों मिक्स में क्या आ जाता है कि आप गुड्स के साथ साथ सर्विस भी देते हो। यानी आइए पढ़ते, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात नहीं कर रहा, सर्विस की भी बात कर रहा है मिक्स सप्लाई में। और एनी कॉम्बिनेशन देयर फॉर मेड इन कंजक्शन विथ ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन। यानी ऐसा कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो, मान लो मेरा शॉप था टीवी का लैपटॉप का, मैं टीवी लैपटॉप भी देता हूँ, साथ में क्या करता हूँ उसका रिपेयरिंग का भी सर्विस देता हूँ, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, मिक्स सप्लाई। ठीक है, फिर उसके बाद सिंगल प्राइस वेयर द सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई। इसमें क्या कह रहा है, अगर आप सिंगल प्राइस रखते हो यानी गुड्स का भी और सर्विस का भी, तो उसे हम क्या मानेंगे भाई, सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको अलग अलग गुड्स के लिए और अलग अलग सर्विस के लिए जीएसटी रेट जीएसटी का अमाउंट चार्ज करना पड़ेगा, तभी वो क्या माना जाएगा भाई, सप्लाई माना जाएगा, कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है भैया, द इंडिविजुअल सप्लाई आर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर नॉट नेचुरली बंडल। जिसको आप सप्लाई करते हो वो एक ही तरह का पर्सन नहीं होता है। आप देखते हो कि मंथली वाले भी आते हैं, B2B वाले भी आते हैं, B2C वाले भी आते हैं, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, एक ही तरह का आपके पास बिल नहीं बनता है। ठीक है, अलग अलग नेचुरल बंडल के पर्सन आते हैं। तो वही यहाँ वही चीज सेम जो कंपोजिट सप्लाई में बता रखा था वही मिक्स सप्लाई में बता रखा है कि कैसे जीएसटी रेट चार्ज करते हैं। यहाँ देख रहे हो 18% भी है, 28% भी है, 12% भी है। तो वही बता रखा है कि आप लायबिलिटी कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, कंपोजिट और मिक्स सेम हो जाता है। कंपोजिट में क्या होता है कि आप सिर्फ गुड्स के बारे में बताते हो कि आप 5% वाले गुड्स बेचे हो, 12% वाले बेचे हो, 18% वाले बेचे हो। पर मिक्स सप्लाई क्या कहता है कि गुड्स और सर्विस दोनों आप सेल कर रहे हो अलग अलग जीएसटी रेट का, तो कैसे इनवॉइस बनाओगे और कैसे जीएसटी रेट चार्ज करोगे। आपको एग्जांपल में भी दिखा रहा है कि देखो मैं पढ़ के भी बता देता हूँ कि श्रीनगर इंटरप्राइजेस सप्लाई 10,000 किट्स, पर किट्स का 50 रुपए दाम था। फिर अमाउंटिंग कितना हुआ, 5 लाख का टू राघव जनरल स्टोर। इच किट कंसिस्ट वन शैम्पू, वन फेस, वन काजल पेंसिल। इज अ मिक्स सप्लाई। इसने देखा अलग अलग आइटम ले लिया, मिक्स सप्लाई कर लिया। फिर क्या कहता है, एंड इट्स ट्रेटेड अ सप्लाई ऑफ डेट पार्टिकुलर सप्लाई विद अटैक हाईएस्ट टैक्स रेट। मिक्स सप्लाई कर दिया भैया। अब जितना जितना मिक्स सप्लाई क्या अलग अलग यहाँ लिया ना, शैम्पू भी लिया, फेस वॉश भी लिया, काजल पेंसिल भी लिया, तो अलग अलग जीएसटी रेट है इस पे। इसलिए क्या लिखा था, हाईएस्ट टैक्स रेट। एज्यूमिंग डेट आर द टैक्स रेट, टैक्स एप्लीकेबल शैम्पू पे 18% लगा दिया, फेस वॉश पे 28% लगा दिया, और काजल पे कितना लगा दिया, 12%। तो मिक्स सप्लाई में आपको अलग अलग जीएसटी रेट चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या बात करते हैं भाई, सप्लाई अंडर जीएसटी में क्या कहता है, इन केस ऑफ सर्विसिंग ऑफ कार इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स सेपरेट पार्ट एंड सर्विस लेबर वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस आर सो सेपरेटली द गुड्स सर्विस एंड विल बी लायबल टू पे टैक्स रेट एंड जीएसटी एप्लीकेबल। यहाँ क्या कह रहा है भैया, कार की भी सर्विस दे रहा है और इसमें पार्ट भी लगा रहा है, गुड्स भी दे रहा है और गाड़ी का पार्ट भी लगा रहा है और सर्विस भी दे रहा है, लेबर उस पर काम करे तो भाई सर्विस ही हुआ ना। तो दोनों दे रहा है तो दोनों को सेपरेट दिखाना पड़ेगा जीएसटी रेट एप्लीकेबल जो सच गुड्स है और सर्विस है, दोनों को सेपरेटली, गुड्स के लिए एक अलग इनवॉइस बनाना पड़ेगा और सर्विस के लिए एक अलग इनवॉइस बनाना पड़ेगा।
सप्लाई अंडर जीएसटी आ जाएगा अपना। तो ये अपना आज का पार्ट खत्म होता है।